वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के माध्यम से हम होम साइंस के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने होम साइंस विषय वस्तु ले रखी है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा हर साल के लिए मॉडल पेपर तैयार किया जाता है और आपको ज्ञात होगा कि जितने भी मॉडल पेपर हमने बनाए हैं, सारे के सारे मॉडल पेपर अगर आप उनमें से कोई भी एक मॉडल पेपर अगर आप देख करके एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो भी आप पास हो जाएंगे, इतनी पूरी गारंटी होती है। हर एक मॉडल पेपर में आपको इतना सिखा दिया जाता है, इतना बता दिया जाता है 1 घंटे की क्लास में कि आपको एक प्रकार से कहीं पर भटकने की या और कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। लेकिन मैं सजेशन यही देना चाहूँगा कि लगभग 2 3 4 मॉडल पेपर हमारे देख लें। जो 2022 वाले महासंग्राम वीडियो है, जो 2022 के मॉडल पेपर है, उनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा और जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं उनको मिला लीजिएगा मॉडल पेपर से। फिर देखिएगा कि कितने प्रश्न वहाँ से पूछे गए थे। क्योंकि मॉडल पेपर जब मैं देता हूँ तब परीक्षाएं नहीं हो रही होती हैं, अर्थात परीक्षाएं मॉडल पेपर के बाद होती हैं। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद मॉडल पेपर जो है बाद में पेपर के बना करके सर जी दे दिए हो। नहीं, जैसे आज मैं मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे ही पहले भी डिस्कस किया हूँ, तो आप देख सकते हो कितने प्रश्न हमारे मॉडल पेपर के द्वारा जो है बताए गए मिलते हैं। ठीक है, लगभग हूबहू 80% तक या 90% तक जो है क्वेश्चंस हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हुए हैं। तो आप विश्वास के साथ पढ़ सकते हैं, पढ़ सकती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आसानी से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास अपने। चले, न्यू मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए। ओके, होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। गृह विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है? पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास। ठीक है, पोषण के मूल तत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोषण के मूल तत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फटाफट से बताओ। फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में हमको चर्चा करनी है। फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात मानव विकास। तो इसके बारे में हमको पूर्ण रूप से जानकारी ग्रहण करनी है। यही के इर्द गिर्द आपके प्रश्न होंगे। आपका प्रश्न पत्र जो होगा लिखित टाइप का होगा, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट मॉडल पेपर होगा। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी होगी तो ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर पहले से अपलोडेड है और जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर भी आपकी लाइव क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो उसको लेकर के परेशान ना हो। बाकी ऑब्जेक्टिव वाले इस वीडियो को देखने के बाद में भी बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि इसमें जो जानकारी बताई जाएगी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, अब चले मैं बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और अब की बार यही प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को बस 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ओके, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिख गया है सेकंड ईयर। ठीक है, यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर कर लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया, फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस है। पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास। ठीक है, न्यू मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए। चले, आपका पेपर जब लिखित में होता है तो 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या आपकी 10 होती है। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होता है। ठीक है, जो अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, 50 शब्दों में अर्थात 50 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, उत्तर को, यानी 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, ये शब्द सीमा दी जाती है। 2 नंबर का लगभग आपका क्वेश्चंस होता है या फिर 1.5 नंबर का, इस प्रकार से जो भी कैटेगराइज करेंगे तो वो मैटर करता है। ठीक है, देखिए, तो पहला प्रश्न क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो अति लघु उत्तरीय के उत्तर को कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ों को बताने का प्रयास रहेगा। हर एक प्रश्न के उत्तर को मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आपको एक जो है एक जानकारी मिलेगी कि आखिरकार आपके उत्तर को कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके उत्तर में। पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान के योगदान, मतलब गृह विज्ञान में एम स्वामीनाथन का योगदान लिखिए। एम स्वामीनाथन का योगदान मैं चैप्टर 1 पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने बताया भी है एम स्वामीनाथन के योगदान के बारे में, सीबी गोपालन के योगदान के बारे में, एस के डे के योगदान के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के योगदान के बारे में, मतलब कि योगदान इन्होंने क्या दिया गृह विज्ञान में। तो लगभग 4-5 विद्वान ये जो है ये भारतीय विचारक हैं और इन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गृह विज्ञान को भी कहीं ना कहीं पे प्रभावित करते हैं इनके विचार। तो वही आपसे पूछ रहा है कि गृह विज्ञान में क्या योगदान रहा है खास करके एम स्वामीनाथन महोदय का। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन की बात की जाए तो ये लगभग डीएससी और एफएनए एक प्रकार से उसमें 40 से अधिक वर्षों के अनुसंधान और शिक्षण अनुभव के साथ गृह विज्ञान के एक भाग भोजन और पोषण में एक विशेषज्ञ के तौर पर काम किया, मतलब कि एक विशेषज्ञ हैं। और भोजन और पोषण पर उनकी कई किताबें भी आपको दिखाई पड़ेंगी, कई छात्रों और शिक्षकों के द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती है आज के युग में।
डॉक्टर एम स्वामीनाथन की बात किया तो अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ठीक है। और CFTRI एक संस्था है, तो मैसूर के चेयरमैन भी थे उसके। जो स्वामीनाथन जी हैं इनकी बात किया तो 1935 ईस्वी में इन्होंने पोषण अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुड़े, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन से जुड़े रहे हैं। तो इनका ये योगदान रहा है, खास करके जो है न्यूट्रिशन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने, ठीक है। और इन्होंने 1935 से लेकर के 1942 तक पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला में बहुत कार्य किया है। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे पोषण अनुसंधान की जितनी भी जानकारी आपको मिलेगी कहीं ना कहीं पे इनसे भी प्रभावित होती रही। तो ये एक प्रकार से पोषण में ज़्यादा योगदान देने वाले हैं एम स्वामीनाथन महोदय। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, मेडिकल कॉलेज जयपुर में 1947 से लेकर के 1949 लगभग 2 सालों तक बायोकेमिस्ट्री में रीडर के रूप में भी काम किया है, तो उसका भी अनुभव इन्होंने एक प्रकार से दिया। इसके अलावा 1938 में नियासिन के निर्धारण और 1940 में पायरिडोक्सिन के निर्धारण के लिए भी आप देखते हैं मूल रासायनिक तरीकों का विकास भी जो है एम स्वामीनाथन महोदय के द्वारा किया गया। तो एक प्रकार से इन्होंने लगभग 300 रिसर्च पेपर और कई रिव्यू आर्टिकल्स भी प्रकाशित हुए हैं इनके इस बारे में। 1960 ईस्वी में भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का फेलो भी चुना गया था इनको। और कैल्शियम आवश्यकताओं पर 1961 ईस्वी में FAO और मतलब कि WHO जिसको बोलते हैं उसी का एक भाग होता है FAO। तो 1961 ईस्वी में विशेषज्ञ समूह के भी सदस्य ये रहे हैं। और इन्हें पोषण में योगदान के लिए खास करके 1969 ईस्वी में एक पुरस्कार भी दिया गया है, अमेरिकी संस्थान के पोषण के मानद सदस्य के रूप में भी चुना गया था, ठीक है। तो एक प्रकार से ये बड़े फेमस रहे हैं और ख़ास करके न्यूट्रिशंस को लेकर के ज़्यादा सजग रहे हैं, उसमें अपनी भूमिका दी है। और ख़ास करके ये पोषण, चूँकि अगर पोषण के बिना, अगर पोषण को हम 1 मिनट के लिए हटा दें गृह विज्ञान से, तो गृह विज्ञान एक प्रकार से अधूरा रह जाएगा, गृह विज्ञान पूर्ण नहीं हो पाएगा बिना न्यूट्रिशन के। अर्थात तो एम स्वामीनाथन का महत्व तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा है होम साइंस में, खास करके ये बात आप ध्यान रखेंगे, खास करके पोषण के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है, आप लिखेंगे, ठीक है ये चीज़। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में कोई 4 अंतर बताइए। आपसे पूछ रहा है प्रश्न, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका की बात की तो भाई आप सभी को पता होगा कोशिकाएं मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की होती है, एक जांतो कोशिका यानी कि जंतुओं में जो पाई जाती है, और एक वनस्पति यानी वनस्पतियों में जो पाई जाती है, ठीक है, क्लियर बात। तो खास करके जो जंतु कोशिका होती है और जो एक प्रकार से जो वनस्पति कोशिका होती है उसी के बीच में 4 अंतर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर। कोशिका क्या होती है, कोशिका जो होती है मनुष्य के शरीर की, या वनस्पतियों में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई जिससे शरीर का निर्माण होता है, सबसे छोटी इकाई शरीर निर्माण के लिए प्रयोग की जानी, उसी को मतलब क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। जब एक ही चीज कोशिकाएं जो होती हैं, एक ही एक प्रकार से मतलब कि तरीके की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंगक का निर्माण होता है, अंगक से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से शरीर यानी बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो खास करके जो वनस्पतियां होती हैं उनमें भी कोशिकाएं होती हैं, और जो जंतु होते हैं इनमें भी कोशिकाएं, चूँकि वनस्पतियां भी कोशिकाओं, छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से ही बनती हैं, ठीक है। और जंतुओं भी यानी कि मनुष्य चाहे पशु पक्षी, ये सब में कोशिकाएं होती हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पर 4 अंतर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो पहला अंतर आप सभी लोग लिखेंगे। पहला अंतर क्या है, कोशिका कला के बाहर उसे जो है ढकते हुए निर्जीव व सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, किसमें, वनस्पति कोशिका में। वनस्पति कोशिका में क्या होती है भाई, वनस्पति कोशिका में कला के बाहर, कोशिका कला जो होती है उस कोशिका कला के बाहर उसे ढकते हुए निर्जीव और सेलुलोज की बनी हुई एक कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है वनस्पति कोशिका में। जबकि जंतु यानी प्राणी कोशिका की बात की जाए तो प्राणी कोशिका कल में आप देखते हैं कोशिका कला सामान्यतः सबसे बाहरी परत पर होती है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है। अर्थात वनस्पति कोशिका में सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका कला ही सबसे बाहरी परत के रूप में कार्य करती है, ठीक है। प्लाज्मा जो एक प्रकार से मेम्ब्रेन है वो ही सबसे ऊपर एक प्रकार से बाहरी आवरण का काम करती है, सेल वॉल नहीं है, ठीक है। कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, वनस्पति कोशिका में जंतु मतलब कि जो एक प्रकार से सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति वो होती है। समझ में आ रही बातें, बिल्कुल। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे भाई, भाई मतलब कि जो बहनें हैं वो भी और जो भाई हैं वो भी, ठीक है।
तो वनस्पति कोशिका की बात की जाए तो वनस्पति कोशिका में क्या होता है, जो है तारकाय प्रायः नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तारकाय जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं वनस्पति कोशिका में, याद रख लीजिएगा। जबकि आप देखते हैं जंतु कोशिका की, तो केंद्रक के समीप एक सितारे जैसी संरचना जो होती है तारकाय के रूप में एक प्रकार से जो है सेंट्रोसोम के रूप में मिलती है। सेंट्रोसोम या तारकाय एक प्रकार से संरचना मिलती है, एक तारे के आकार की संरचना मिलती है। किसमें भाई, किसमें मिलती है तारकाय संरचना? तो इसमें मिलती है मनुष्य कोशिका में। ठीक है, जंतु कोशिका में, मनुष्य कोशिका बोलना उतना उचित ना होगा। ठीक है, तो जंतु कोशिका में तारकाय जैसी संरचना मिलती है केंद्रक के समीप, जबकि तारकाय प्रायः वनस्पति कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तीसरा अंतर ये है वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में कि जो वनस्पति कोशिका होती है इसमें जीव द्रव्य में अनेक, यानी कभी कभी कम संख्या में भी मिलते हैं, लेकिन जीव द्रव्य में अनेक लवक भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं। जबकि जीव द्रव्य की बात की मतलब जंतु कोशिका में, तो जीव द्रव्य में लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। प्लेस्टिड बोलते हैं लवक को अंग्रेजी में। तो ये जीव यानी जंतु कोशिका में नहीं मिलते हैं, प्राणी कोशिका मतलब वनस्पति कोशिका में ये मिलते हैं। ठीक, क्लियर। चौथा अंतर ये है मेरे भाई, चौथा अंतर ये है कि जो है जो वनस्पति कोशिका है, वनस्पति कोशिका की रिक्तिकाएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। परिपक्व वनस्पति कोशिका में प्रायः एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है। जबकि बात की जाए केंद्रीय रिक्तिका की, इसमें किसमें भाई, केंद्रीय रिक्तिका की किसमें बात की जाए, अगर खास करके मैं बात करूं जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य में अनेक अत्यंत छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। इसमें एक प्रकार से वनस्पतियों में खास करके एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। ठीक है, जबकि जो है प्राणी मतलब जंतु कोशिका में क्या होता है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पांचवा अंतर भी आप लगे हाथ जान लीजिए। पांचवा अंतर यह है कि जो आपकी वनस्पति कोशिका होती है, संचित भोजन का एक प्रकार से प्रायः मंड होता है। इसमें संचित भोजन क्या होता है? मंड, यानी स्टार्च के रूप में होता है। जबकि इसकी बात की जाए जंतु कोशिका की, तो संचित भोज्य पदार्थ प्रायः ग्लाइकोजन इत्यादि का होता है, इसमें मंड का नहीं होता है। तो एक प्रकार से ये चीज़ें होती है। रिक्तिका की बात की जाए तो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ रिक्तिका क्या होती है। जैसे मान लेते हैं ये जंतु कोशिका है। ठीक है, और ये मान लेते हैं आपकी वनस्पति की कोशिका। एक संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, वनस्पति कोशिका की, ठीक, कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे से होती है संरचना इसकी वनस्पति कोशिका की। इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी रिक्तिका यहीं पर पाई जाती है, इससे बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर ऐसे ऐसे मिलती रहती है रिक्तिका। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं, ऐसे छोटी छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें? जंतु कोशिका में। तो ये जंतु कोशिका है और ये एक प्रकार से वनस्पति कोशिका है। तो आप चित्र बना करके भी बता सकते हो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलती हैं। हरित लवक की बात की जाए तो हरित लवक व अन्य लवक मिलते हैं इसमें। किसमें मिलते हैं भाई? वनस्पति कोशिका में, इसमें नहीं मिलते हैं जंतु कोशिका में। केंद्रक कला की बात की है तो केंद्रक कला दोनों में होते हैं, केंद्रक भी दोनों में होता है। ठीक है, इसके अलावा क्रोमेटिन सूत्र भी दोनों में आपको मिलेगा। गाल्जी का एक प्रकार से जंतु कोशिका में आपको दिखाई पड़ता है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर। यानी तारे जैसी जो संरचना होती है उसी को गॉल्जी काय बोलते हैं। तो यानी तारक काय जो होता है, गाल्जी काय, वो जंतु कोशिका में मिलता है और वनस्पति कोशिका में ये नहीं मिलता है। ठीक है, तारे के आकार की संरचना ऐसे ऐसे मिलती है यहीं पर, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, एक मतलब तारे के आकार की संरचना एक प्रकार से। कोशिका भित्ति जो होती है वो वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो एक प्रकार से, और वनस्पति कोशिका में क्या होता है कि क्लोरोफिल नामक का हरा पदार्थ भी पाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश में यह पदार्थ क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। आपने फोटोसिंथेसिस क्रिया का नाम सुना होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करता है, वो वनस्पतियाँ जो होती हैं वो अपने उपयोगी पदार्थ प्राप्त कर लेती हैं। जबकि प्राणी कोशिका की बात करें तो प्राणी कोशिकाओं में क्लोरोफिल नाम का पदार्थ का अभाव यानी कमी होती है, और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इसी कारण से, चूंकि जब हरित लवक नहीं पाए जाएंगे तो एक प्रकार से फिर वो क्रिया नहीं हो पाएगी प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, तो क्लियर होगी बातें। तो ये हो गई दोनों में अंतर, वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में। मैंने सॉलिड अंतर आपको बता दिया, लगभग 6-7 अंतर हो गए आपके। निश्चित तौर पर आपका यह प्रश्न हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आपका 3रा नंबर प्रश्न है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, अपने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत करने के बाद में फिर आपका मॉडल पेपर सेट करने को एक प्रकार से उद्वत होता हूँ, ठीक है। आपका मॉडल पेपर आता है तो आप लोग थोड़ा सा हमारी मेहनत को समझे। रात दिन जाग करके आपके लिए मैं कार्य करता हूँ, आपके लिए मैं एक प्रकार से मॉडल पेपर बनाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत को समझें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। ओके, अगला प्रश्न है 3रा नंबर कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत की बात की है तो मनुष्य के दांत जो होते हैं जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के, ठीक है। और चूंकि मनुष्य के दांतों का योगदान क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो हम आहार को खाते हैं तो उसको आहार को काटने का काम करते हैं, आहार को फाड़ते हैं, आहार को चबाने का काम। तो दांत इस आधार पर अगर देखेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला दांत जो होता है उसके बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। पहला दांत कौन सा है भाई, उसका नाम है कृंतक दांत। दूसरे दांत जो होते हैं उनको भेदक दांत बोलते हैं। तीसरे जो दांत जो होते हैं उनको हम अग्र चवर्णक बोलते हैं। और जो चौथे प्रकार का दांत होता है उसको हम चवर्णक दांत बोलते हैं। बात की जाए खास करके कृंतक दांतों की तो कृंतक दांत जो होते हैं इन्हें छेदक दांत भी कहा जाता है। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कृंतक दांत जो होते हैं इनको छेदक दांत भी कहा जाता है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे। और जो कृंतक दांत होते हैं, छेदक दांत होते हैं, इनके किनारे जो होते हैं तेज धार वाले होते हैं, बड़े चुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं कृंतक दांत, ठीक है, क्लियर। तो कृंतक दांत जो होते हैं इनके तेज धार वाले किनारे होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, कृंतक दांत जो होते हैं क्या करते हैं भाई, कृंतक दांत जो होते हैं ये भोजन को कुतरते हैं। क्या करते हैं, भोजन को कुतरते हैं। और कितनी संख्या में होती है, कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी संख्या होती है, 8 होती है। बच्चों और वयस्कों में ये जो दांत होते हैं समान होते हैं। बच्चों में भी 8 की संख्या में होते हैं और जो वयस्क यानी कि जो बड़े हो गए हैं, प्रौढ़ हो गए हैं, उनमें भी ये संख्या 8 ही होती है, क्लियर। दूसरे प्रकार का जो दांत है उसका नाम है भेदक दांत। भेदक दांत की बात की है तो भेदक दांतों को रदनक या फिर श्वसन दांत भी कहा जाता है। क्या दांत, श्वसन दांत बोलते हैं इसी को, या फिर रदनक के नाम से भी जानते हैं भेदक दांतों को। भेदक दांत जो होते हैं कृंतक दांतों से बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और नुकीले भी ज़्यादा होते हैं कृंतक दांतों से। छेदक दांतों से ज़्यादा नुकीले होते हैं रदनक दांत, या फिर जिसको आप भेदक दांत बोलते हो या श्वसन दांत बोलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये 4 होते हैं। संख्या में कितनी होती हैं, ये 4 होते हैं इनकी संख्या। भोजन को काटते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, ये इनका मुख्य काम होता है, क्लियर। तो भेदक दांतों का काम क्या होता है, भोजन को काटना, चीरना और फाड़ना। कितनी संख्या में होते हैं, 4 की संख्या में होते हैं, क्लियर। कैसे होते हैं, दिखने में लंबे और नुकीले होते हैं, क्लियर हो रही बात है ना, बिल्कुल। तो ये हो गए आपके कौन से दांत, भेदक यानी कि रदनक दांत, ठीक। और जो तीसरे प्रकार का दांत होता है कौन सा है, अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक दांतों की बात की जाए तो कितनी संख्या होती है अग्र चवर्णकों की भाई, 8 की संख्या में होते हैं। 8 होते हैं संख्या में अग्र चवर्णक दांत, ठीक है। इनके किनारे जो होते हैं चपटे होते हैं, चौकोर होते हैं और कई रेखाओं में बटे हुए होते हैं, मतलब रेखाओं के द्वारा ये बटे हुए होते हैं। अग्र चवर्णक दांत कितनी संख्या में होते हैं, 8 संख्या में होते हैं। बात की जाए जो चौथे प्रकार का दांत होता है इसको क्या कहते हैं, इसको चवर्णक दांत बोलते हैं। चवर्णक दांत जो होता है ये एक प्रकार से खास करके दांत, केवल इन दांतों की बात की जाए जो खास करके चवर्णक दांत होते हैं, जिसको चौभर बोलते हैं गांव वगैरह में, तो वो केवल वयस्कों में जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके अंदर होता है। छोटे बच्चों में ये दांत खास करके नहीं होते हैं। जो है चूँकि पीछे वाले दांत जो होते हैं जिस चौभर बोलते हो, जिससे आप भोजन को कूचते हो खूब ज़्यादा, ठीक है। कितनी संख्या में होते हैं ये, कितनी संख्या में, तो इनकी संख्या होती है भैया 12। कितनी संख्या होती है, चवर्णक दांतों की संख्या 12 होती है। इनके सिरे जो होते हैं चौरस और तेज धार वाले होते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को चबाते हैं। भोजन का चबाने का कार्य कौन से दांत करते हैं, चवर्णक। भोजन को एक प्रकार से खास करके आप देखते हैं उनको काटने का काम, मतलब चीरने का काम, फाड़ने का काम करते हैं भेदक यानी रत्नक दांत। और उसको एक प्रकार से खास करके भोजन को एक प्रकार से कुतरने का काम करते हैं कृंतक दांत, कृंतक यानी छेदक दांत, क्लियर। तो एक प्रकार से दांतों के प्रकार को मैंने आपको समझा दिया, क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ते तो ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है प्रश्वसन व निश्वसन में क्या अंतर होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्वसन या फिर निश्वसन में क्या अंतर होता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्वसन क्या होता है और निश्वसन क्या होता है। प्रश्वसन माने होता है जब आप क्या कर, सॉरी, निश्वसन माने क्या होता है, निश्वसन माने होता है जब आप क्या करते हो, सांस लेते हो। जैसे हमने क्या करा, ऐसे अंदर हवा को लिया नाक से, तो क्या हो गया,
ये हो गया आपका निःश्वसन, और हमने क्या करा, छोड़ दिया नाक से अपनी सांस को, तो क्या हो गया, ये छोड़ने की प्रक्रिया प्राश्वसन हो गई। समझ में आ रही बातें? यानी निःश्वसन माने सांस को हमने बाहर की जो जितनी भी हवा थी उसको मैंने अंदर लिया, वो हो गया निःश्वसन, और छोड़ा वो हो गया आपका क्या हो गया, प्राश्वसन। क्लियर? तो पहला अंतर यही आप लिख दीजिए कि निःश्वसन जो होता है, पहला अंतर निःश्वसन क्या होता है, निःश्वसन सांस लेने की क्रिया होती है, जबकि प्राश्वसन सांस छोड़ने की क्रिया होती है। दूसरा अंतर ये लिख दीजिएगा कि निःश्वसन में क्या होता है कि जो है बाह्य इंटरकोस्टर पेशियों का संकुचन होता है निःश्वसन में, जबकि प्राश्वसन की बात किया है तो अंतः इंटरकोस्टर पेशियों का संकुचन एक प्रकार से, उसमें एक प्रकार से क्या होता है, अंतः इंटर मतलब कि अंतः इंटरकोस्टर पेशियों का संकुचन होता है प्राश्वसन में, और निःश्वसन में खास करके बाह्य इंटरकोस्टर पेशियों का संकुचन होता है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर ये होता है निःश्वसन और प्रश्वसन का कि निःश्वसन जो होता है इसमें पसलियाँ बाहर की ओर फैलती हैं। क्या होती हैं? पसलियाँ बाहर की ओर फैलती हैं, और जब आप प्रश्वसन करते हो तो इसमें पसलियाँ सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। क्लियर? ये तीसरा अंतर। चौथा अंतर ये होता है प्रश्वसन और निःश्वसन में, जो निःश्वसन होता है बाबू, निःश्वसन की बात की जाए तो अस्टर्नम का अधर दिशा में सरकता है निःश्वसन प्रक्रिया में, जबकि प्रश्वसन में क्या होता है, डायफ्राम का पेशियों में शिथिलन होता है। पांचवा अंतर ये है निःश्वसन और प्रश्वसन में कि निःश्वसन जो होता है इसमें वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, जबकि प्रश्वसन में क्या होता है, वक्ष गुहा में वायुदाब वायुमंडल दाब से अधिक होता जाता है। ठीक है। छठवां एक प्रकार से अंतर इन दोनों में ये है निःश्वसन और प्रश्वसन में कि निःश्वसन में क्या होता है कि फेफड़े फूलते हैं, जब आप सांस को अंदर खींचते हो तो आपके फेफड़े क्या होते हैं, फूलते हैं, और जब आप प्राश्वसन करते हो अर्थात सांस को बाहर छोड़ते हो तो क्या होता है, फेफड़े आपके पिचकते हैं। क्लियर? ये भी आपका छठवां अंतर लिख सकते हो। सातवां अंतर आप ये लिख सकते हो कि निःश्वसन में क्या होता है, नाक द्वारा हवा को खींचा जाता है, जबकि प्रश्वसन में क्या होता है, हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है इसमें प्रश्वसन से। तो एक प्रकार से ये तमाम सारे अंतर हो गए निःश्वसन और प्रश्वसन को लेकर के। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ रही बातें ना? बिल्कुल। आगे बढ़ने का प्रयास। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका जो है 5वां नंबर प्रश्न है, भोजन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। भोजन का अर्थ बताइए, भोजन का अर्थ और परिभाषा दीजिए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। भोजन का क्या अर्थ होता है, भोजन किसे कहते हैं, भोजन का अर्थ और परिभाषा आपसे पूछ रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। भोजन के बारे में प्रश्न आना ही तय है, बिल्कुल ये समझ लीजिए। तो भोजन के बारे में अगर बात की, भोजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। तो भोजन का अर्थ ये होता है, मतलब भोजन की परिभाषा सुन लीजिए, कोई भी पदार्थ जो मुंह द्वारा लिया जा सके तथा शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो वही भोजन होता है। सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हो कि कोई भी पदार्थ जो मुंह के द्वारा लिया जा सके तथा शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो उसी को हम भोजन कहेंगे। ठीक है। बाहरी चीज़ से इसे सुई लगा करके आप भोजन ले ले तो भोजन नहीं बोला जाएगा। भोजन तभी बोला जाएगा जब उस पदार्थ को आप मुंह के द्वारा अंदर लेते हो और शरीर के लिए जो उपयोगी होता है, आपके लिए शरीर की ऊर्जा देता है, वो भोजन होता है। पहली बात। भोजन का अर्थ में आप ये लिख सकते हो कि भोजन वह आपाक्य सामग्री होती है जिससे हमारा शरीर बनता है। यदि भोजन की उचित मात्रा आहार तथा उचित साधन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ये भोजन के अर्थ में आप लिख सकते हो। भोजन की और भी परिभाषा बहुत सारी दे सकते हो। आप लिख सकते हो भोजन की परिभाषा में, भोजन क्या होता है कि वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण किए जाने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करते हों, नए तंतुओं का निर्माण करते हों, पुराने जो टूटे फूटे ऊतक हैं उनकी मरम्मत करते हों, शारीरिक ऊर्जा या शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण तथा शरीर के लिए आवश्यक यौगिकों के बनाने में सहयोग प्रदान करते हों, उन्हीं को हम भोजन कहते हैं। क्लियर? तो भोजन आज समझ में आ गया क्या होता है भोजन। भोजन का मतलब क्या होता है, भोजन के कार्य भी हो सकते हैं। क्या करते हैं भोजन, भोजन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तंतुओं का निर्माण करते हैं, जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करने का काम, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, शरीर के आवश्यक यौगिकों को बनाने में मदद करते हैं भोजन। तो ये हो गया आपका भोजन के बारे में कुछ बातें, भोजन के अर्थ और परिभाषा समझ में आ गई भोजन की। भोजन के कई सारे कार्य होते हैं। भोजन के शारीरिक कार्य भी है, सामाजिक कार्य भी है, मनोवैज्ञानिक कार्य भी है और कई प्रकार के कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य तो शारीरिक कार्य ही होता है भोजन का। ठीक है। दूसरा कार्य सामाजिक कार्य होता है, मनोवैज्ञानिक कार्य। तो क्लियर हो गई बातें भोजन के बारे में। ठीक है। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न है, गर्भावस्था में आहार का आयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है भाई
प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो है गर्भावस्था के दौरान, जब महिलाएं गर्भावस्था के दौरान एक प्रकार से होती हैं, गर्भावस्था से गुजर रही होती हैं, तो उस समय उनके आहार का आयोजन करते समय, आहार उनका फिक्स करते समय किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा धाकड़ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में प्रश्न छपने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चले समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि माता व भ्रूण, माता माने होता है जिस मतलब कि जिसका पेट एक प्रकार से, जिसके पेट में बच्चा है उसी को माता बोलते हैं। ये बात तो सभी लोग जानते हैं। अब इसको बताने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको बता दें, ठीक है। तो और भ्रूण का मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर जो पल रहा जीव है वो, ठीक है, बच्चा, तो वो भ्रूण होता है। तो माता और भ्रूण के स्वास्थ्य हेतु शारीरिक निर्माण एक प्रकार से संरक्षक खाद्यों को ऊर्जादायक खाद्यों की अपेक्षा आहार में प्रमुखता दी जानी चाहिए। यानी कि एक प्रकार से उसमें क्या ऊर्जा देने वाले एक प्रकार से खाद्यों की अपेक्षा खास करके जो संरक्षक खाद्य मतलब की चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनको प्रमुखता दी जानी चाहिए। पर दूसरी बात यह है कि खास करके गर्भावस्था के आहार को ध्यान में रखते हुए या उसका आयोजन करते समय आहार नियोजनकर्ता को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन में परिवर्तन व विभिन्नता को ध्यान मतलब रखा जाना चाहिए, और जिससे उचित पोषक तत्व सरलता के साथ क्या हो सके, प्राप्त कर सके महिला। इसके अलावा तीसरा काम ये हो सकता है कि जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। चौथी बात ये कि प्रतिदिन के आहार में निम्नांकित खाद्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से, जैसे कि आपको दिन में खास करके जो है दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, दूध के बने हुए और सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो एक प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा कोई 2 फल या फलों का रस आप 2 बार व सूखे मेवे को 1 बार आप ले सकती हैं, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान। इसके अलावा 3-4 ताज़ी सब्जियां आप एक प्रकार से, एक हरी पत्तेदार सब्जियां, पीली या फिर एक प्रकार से पीली या फिर किसी भी कलर की गाजर अगर हो तो गाजर आप खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से थोड़ा कच्ची अगर हो तो उसको भी खा सकती हैं, पका करके अगर खाएं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अंडा, एक यानी कि शाकाहारी व्यक्ति अगर है तो उसके लिए दूध, पनीर, दाल, सोयाबीन और मूंगफली लेना चाहिए। जो शाकाहारी नहीं है तो उसको अंडा एक प्रकार से अगर खाएं तो फिर ठीक ठाक रहेगा, लेकिन शाकाहारी व्यक्ति है तो दूध वगैरह खाएंगे, पनीर खाएंगे, दाल खाएंगे, सोयाबीन खाएंगी, तो मूंगफली अगर आपको मिल जाए तो वो भी ठीक ठाक होता है गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। मूंगफली के एक प्रकार से जो दाना होता है वो भूजी मूंगफली भी एक प्रकार से उतना ज़्यादा नहीं इफेक्टिव होगी, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक मानी जा सकती है। मूंगफली का एक प्रकार जो कच्चा दाना होता है वो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा मौसम के अनुसार 6-8 गिलास जल आपको पीना ज़रूरी होता है, खास करके गर्भावस्था के दौरान। इसके अलावा जो है आप देखते हैं हरी सब्जियां, ताज़े व सूखे फल, छिलकेदार दालें, और इसके अलावा चोकर रहित आटा भी होना चाहिए, ठीक है। चोकर रहे उसमें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा एक प्रकार से ऊर्जा और चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा दोनों समय के भोजन में वनस्पति व जो है एक प्रकार से जो प्राणियों के जो प्रोटीन होते हैं, प्राणिज प्रोटीन जिसको बोलते हैं, वो भी होना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न अनाजों को मिला करके या बदल बदल करके चीज़ें देनी चाहिए। तो एक प्रकार से गर्भावस्था के दौरान आहार नियोजन करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए एक महिला को, खास करके अपने गर्भावस्था के दौरान। हालाँकि उसको स्वयं नहीं ध्यान रखना चाहिए, जो बाकी महिलाएँ हैं उनको ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो ये हो गई कुछ चीज़ें गर्भावस्था के दौरान जो बातें थी। अगला प्रश्न है आपका, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से। भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। बताने का प्रयास करेंगे भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, बताएं। अगर आप में से किसी को पता हो, आप सभी लोग भोजन बनाती होंगी अपने अपने घर पर, बिल्कुल बनाती है ना, बताएं। तो भोजन बनाते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखती हो, ज़रा मुझे समझाने का प्रयास करें। भोजन आप में से कौन कौन बना लेता है, सबसे पहले तो ये बताओ। अच्छा, ठीक है। तो भोजन बनाने के लिए कई सारी विधियां होती हैं, सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो उसको चर्चा करते रहेंगे, लेकिन भोजन पकाते समय आपको खास करके कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि भोजन पकाने के कई लाभ भी होते हैं, परंतु यदि पकाते समय आप असावधानी बरतेंगी तो क्या हो जाएगा, उससे कई हानियाँ भी हो सकती हैं। भोजन पकाते समय आप जल सकती हो, ठीक है। आप एक प्रकार से आपका बहुत सारी चीज़ आप हो सकती है अगर भोजन पकाते समय आप ध्यान नहीं देंगी तो, ठीक है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, स्वच्छ बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए आपको।
ठीक है। कितने कैसे बर्तन? स्वच्छ यानी साफ़ सुथरे बर्तन हो। खास करके बर्तन को धुलते समय आपका ध्यान एक प्रकार से वहीं पर होना चाहिए। किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए उस समय बर्तन धुलते समय। अगर आप जो है अलग ध्यान बटा तो फिर एक प्रकार से अगर बर्तन में कुछ चीज़ें लग रही आती तो उससे बैक्टीरिया फैलती है। ठीक है, तो स्वच्छ बर्तनों का एक प्रकार से क्या होता है, आपको प्रयोग करना है। दूसरी बात यह है कि कलई युक्त बर्तनों का प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है। कलई युक्त बर्तन मतलब क्या होता है, जैसे कि पीतल के बर्तनों में एक प्रकार से भोजन पकाने से क्या होता है, विष युक्त हो जाता है। अगर कलई होता है बर्तनों पर, खास करके मतलब कि उस पर जो पॉलिश चढ़ी हुई होती है उसी को कलई बोलते हैं। तो खास करके बिना कलई वाले पीतल के बर्तन में भोजन नहीं बनाना चाहिए। जब उस पर कलई होगी तो क्या होगा, भोजन क्रिया नहीं कर पाएगा उससे, और इस प्रकार से आपका भोजन सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। क्लियर। तीसरी बात आपको ये ध्यान देने योग्य होती है भोजन पकाते समय कि आपका हाथ और नाखून साफ हो। आजकल की लड़कियां तो लंबे लंबे नाखून रखा लेती हैं, हालांकि वो साफ़ सुथरा रखती हैं अपना नाखून को, नेल पॉलिश लगाती हैं, देखने में अच्छा भी लगता है खास करके। लेकिन क्या होता है कि बर्तन वर्तन नहीं धोती का प्रयास करती हैं, मतलब कि आज की लड़कियां जो हैं खास करके बर्तन भी नहीं धुलती। क्यों? उनके नाखून टूट जाते हैं। ठीक है, नेल पॉलिश उनकी बिगड़ जाती है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां जैसे जो गांव की हैं उनको धोना पड़ता है मजबूरी में, धोती भी हैं बेचारी। ठीक है, और ख़ास करके आप देखते हैं बहुत सारे लड़के भी बर्तन धोते हैं, हम भी खुद धोते हैं बर्तन, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चूँकि जब आप रूम पे रहोगे, बाहर रहोगे तो आपको धोना पड़ेगा बर्तन। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या होता है कि आपका हाथ और नाखून बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाथ और नाखून के अगर गंदगी होगी तो क्या होगा, भोजन विषैला हो जाएगा। ठीक है, और आप देखते हैं कि और सारी चीज़ें होती हैं, तो हाथ और नाखून आपका बिल्कुल साफ़ रहेगा तो और ज़बरदस्त तरीके से आप भोजन को अपने एक प्रकार से जो भी भोजन बना रही हैं उनके लिए अच्छी बात होगी। इसके अलावा एक प्रकार से क्या होना चाहिए, चौथी बात है कि जो है झाड़न साफ़ होना चाहिए। झाड़न मतलब क्या होता है, रसोई घर के जो बर्तन जो पोंछने व पकड़ने वाला जो कपड़ा होता है उसी को झाड़न कहते हैं। तो झाड़न साफ़ होना चाहिए, यानी जिससे आप बर्तन को पोंछती हैं, ठीक है, या फिर बर्तन को एक प्रकार से पकड़ती हैं, वो एक प्रकार से स्वच्छ होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वही बर्तन बार बार मतलब पकड़ने वाले यंत्र को उसी में लगा है, 10-12 दिन का है, उसको धुले नहीं है, उसी से पकड़ पकड़ कर उतारे हैं, तो इससे भी बैक्टीरिया फैलती खतरा बना रहता है। ठीक है, पांचवी बात ये ध्यान देनी चाहिए भोजन पकाते समय कि बर्तन ढक करके भोजन बनाना चाहिए। क्या? बर्तन ढक करके पकाते समय क्या होगा, अगर आप खुला बर्तन छोड़ेंगे तो इससे क्या होता है, भोजन वायु के संपर्क में आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विटामिन तथा भोजन की जो सुगंध होती है वो नष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए जब भोजन आप ढक ढक करके क्या करते हैं, बनाते हैं, तो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा एक प्रकार से विटामिन से युक्त होता है। सब्जी आप बनाती हैं तो एक प्रकार से क्या होता है कि बहुत सारी लोग क्या करती हैं कि सब्जी जैसे तड़का डाला, तेल वगैरह डाल करके एक बैग सारे तड़के को डाल दिया, तो ऐसे नहीं बनाया जाता है सब्जी को। ठीक है, सबसे पहले आप क्या डालते हैं, मेथी वगैरह जो है उसको डालें, जीरा डालें उसके बाद में। ठीक है, थोड़ा सा हर एक प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा डालने का प्रयास करिए उचित मात्रा में। फिर थोड़ा सा लहसुन प्याज है उसको थोड़ा सा डाल दें पहले, उसके अंदर मिर्चा थोड़ा सा मिर्च डाल दें। ठीक है, इस प्रकार से डालने का प्रयास करेंगे अलग अलग थोड़ी थोड़ी गैपिंग पर। इससे क्या होता है कि वो पर्टिकुलर मात्रा में उस तेल में मिल जाती है उसकी प्रोडक्ट, और इससे स्वादिष्ट भोजन बनता है, सब्जी अच्छी बनती है। सब्जी को जब आप क्या करती हैं, टमाटर डाल दिया तो टमाटर में पानी निकलता है, तो वो मसाला जो आप उसमें डालती हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। पहले टमाटर को भूज लें, उसके बाद में तब मसाला डालें, ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर सूखा मसाला डालना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जी जैसे कि काटा आपने, आलू कट गई, उसके अंदर आलू वगैरह जो भी कुछ प्रोडक्ट था आपने डाल दिया, मसाला बाद में मान लेते हैं ऊपर से आपको डालना है सूखा मसाला। तो क्या करना है, सब कुछ हो गया, नमक मत डालिए अभी, नमक बाद में डालिएगा। पहले क्या करना है आपको, सब्जी एक प्रकार से तड़का वड़का हो गया, उसके बाद में आप आलू और जो कुछ भी आपका प्रोडक्ट है डाल दीजिए उसमें, चला दीजिए एक बार उसको। ठीक है, चलाने के बाद में क्या करना है आपको, चलाने के बाद में आपको मसाला जो आपके पास है, हल्दी धनिया जो कुछ भी है, या फिर जो भी पैकेट वाला मसाला आता है, ठीक है, सब्जी वाला, उसको आपने डाला। अब डालने के बाद में आपको करना क्या है कि थोड़ा सा उसको ढक करके रखना है। एक कोई थाली लीजिए, उससे आप उसको सब्जी को ढक दीजिए। इससे क्या होता है, सब्जी में सोंध बन जाता है, सब्जी में जो महक होती है उड़ नहीं पाती है, मसाले की महक जो होती है आलू में पकड़ लेती है। इससे क्या होता है कि सब्जी स्वादिष्ट बनती है। तो जब थोड़ी देर आप उसको ढक देंगे मसाले को, एक प्रकार से मसाले डालने के बाद में, तो तुरंत आप नमक मत डालिए मसाले डालने के बाद में, क्योंकि नमक जो होता है उसमें पानी होता है, मसाला धुल जाता है और आलू को चिपक नहीं पाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो सारा मटेरियल पानी में चला जाता है, कुछ मात्रा उड़ जाती है, तो इससे क्या होता है, ना विटामिन की प्राप्ति होती है और ना कि सब्जी स्वादिष्ट आपकी बनती है। तो करना क्या है आपको,
मसाला डालने के बाद में आपको ढक देना है, थोड़ा सा सौंध अगर हो जाएगी सब्जी, उसके बाद में फिर उसको हटाना है। फिर पानी थोड़ा सा डाल करके कि जितने में आपकी सब्जी थोड़ा सा हो जाए, आलू चूर मतलब कि एक प्रकार से आलू एक प्रकार से क्या हो जाए, उबल जाए। उबलना मतलब एक प्रकार से इसको आपको बोलते हैं कि मतलब कि एक प्रकार से हमारे देहाती में तो बोलते हैं कि आलू चुर जाना, ठीक है। जब सब्जी चुरे लागब, जब उसमें बुलबुले निकलने लगे आलू में, तो वो चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब उसके बाद में आप जल डालें, जल डालने के बाद में तब आप नमक डाल करके और फिर एक बार चला करके फिर उसको ढक दें, सब्जी आपकी बनी तैयार, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप सब्जी बनाएंगी आप ट्राई करिएगा कभी, बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट सब्जी बनेगी। ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बनाने की आवश्यकता है, धीरे धीरे आप जो है बनाने का प्रयास करें, ज़्यादा बेटर बनेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा निश्चित अवधि तक आपको पकाना चाहिए। सबसे छठवीं बात यह है कि जितने देर पकाना चाहिए उतनी देर पकाएं, ज़्यादा मत पकाएं ना कम पकाएं, ठीक है। सातवीं बात ये आपको ध्यान देना है कि खाने के सोडे का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। खाने के सोडे का प्रयोग मतलब क्या होता है कि खाने का सोडा जो होता है भोज्य पदार्थों में डालने से क्या होता है कि विटामिन बी जो होता है भोजन का वो नष्ट हो जाता है। और विटामिन बी युक्त पदार्थों में क्या होता है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, खास करके सोडे का, जो खाने का सोडा होता है, जो मीठा सोडा बोलते हैं शायद उसको, तो उसको नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होता है विटामिन बी नष्ट हो जाता है। इसके अलावा आठवां जो होता है उबाले गए जो पानी होता है उसको फेंकना भी एक प्रकार से नहीं चाहिए। तो उबाले गए पानी को ना फेंकना, ये भी एक प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जिस पानी में चावल या हरी सब्जियां पकाई या उबाली जाती हैं उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पानी में पोषक तत्व जो होते हैं विद्यमान रहते हैं। चावल या सब्जी में उतना ही पानी डालना चाहिए जितना कि वे सोख ले, ठीक है। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर दिक्कत की बात है, वो सारे विटामिन सारी ऊर्जा खींच लेता है पानी, ठीक। ये बात। नवीं बात आपको ये ध्यान देनी होती है भोजन पकाते समय कि कम मसालों का आपको प्रयोग करना है। मसालों के अधिक प्रयोग से क्या होता है कि आप भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व जो होते हैं मसालों के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। उनका एक प्रकार स्वाभाविक स्वाद जो होता है, जो नेचुरल स्वाद होता है सब्जी का या कुछ का, वो नष्ट हो जाता है मसालों के अधिक प्रयोग से। तो मसालों का उचित मात्रा में प्रयोग करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक प्रकार से चीज़ें आपके समझ में आई। तो भोजन पकाते समय इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी निश्चित तौर पर आपका भोजन अच्छा बनेगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है कि मानव विकास की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मानव विकास की परिभाषा दीजिए। मानव विकास क्या है ये बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। मानव विकास के बारे में आपसे पूछ रहा है कि मानव विकास की परिभाषा दीजिए। मानव विकास की परिभाषा क्या हो सकती है, आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताएं मानव विकास क्या होता है, बताएं सही। मानव विकास की परिभाषा दीजिए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बताएं भाई मानव विकास की परिभाषा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल चले। मानव विकास जो होता है आपका, मानव विकास की अगर बात की है तो इसकी परिभाषा शैली वेंडकोस ओल्डस महोदय ने दी है। उन्होंने कहा कि मानव विकास का क्षेत्र मनोवैज्ञानिक शोधों की वह शाखा है जो मानव का गर्भाधान से मृत्यु तक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अर्थात जब मनुष्य का एक प्रकार से बीजारोपण होता है, जब एक प्रकार से जो है संभोग के दौरान क्या होता है कि पुरुष का जो इस एक प्रकार से जो वो होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि एक प्रकार से जब एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ आपको तो गर्भाधान की क्रिया होती है पुरुष और स्त्री के बीच में। जब एक प्रकार से संभोग होता है उसके बाद की क्रिया से एक प्रकार से वो इसी को गर्भाधान की क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो गर्भाधान में क्या होता है, वहाँ से प्रारंभ होकर के एक प्रकार से मृत्यु पर्यंत तक एक प्रकार से जो विकास की अवस्था है उसी को मानव विकास कहते हैं। क्लियर। दूसरी भाषा में डायना ई पेपेलिया एक प्रकार से कहती हैं इस परिभाषा को देते हुए कि मानव विकास व्यक्ति कैसे परिवर्तित होते हैं तथा लंबे समय तक वे मतलब कि एक प्रकार से किस प्रकार से बने रहते हैं, ठीक है। लंबे समय तक वे एक प्रकार से कैसे बने रहते हैं, किस प्रकार बने रहते हैं, तो उसी का वैज्ञानिक अध्ययन करता है जो एक प्रकार से मानव विकास होता है। कुल मिलाकर के अगर हम कहें अपने शब्दों में तो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक संपूर्ण जीवन अवधि में होने वाले विकास तथा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गई बातें। तो एक प्रकार से जब आपका एक प्रकार से गर्भाधान हुआ,
यानी कि एक प्रकार से आप अपनी माता के पेट में एक प्रकार से जब आप एक प्रकार बहुत छोटे से जब रहे होंगे, या आपके बारे में नहीं बता रहा हूँ, कोई बच्चा है वो माँ के पेट में जब एक प्रकार से शुरू होता है बनना, वहाँ से लेकर के और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक के विकास, यानी वहाँ से लेकर के वहाँ तक के विकास को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, उसी को मानव विकास बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा समझ में आ गई होगी। 9वां प्रश्न है आपका कि बाल अध्ययन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। बाल अध्ययन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, आपसे पूछ रहा है बाल अध्ययन का क्या उद्देश्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाल अध्ययन के कई सारे उद्देश्य हैं, चूँकि जन्म से बालक असहाय होता है, जन्म के बाद धीरे धीरे बालक का विकास होता है और वह अनेक क्रियाएं सीखता है। बालक का विकास किस प्रकार से होता है, वह किस आयु में कौन कौन सी क्रिया करता है, इन सभी का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है और यही सारे उद्देश्य ध्यान में रखे जाते हैं। वैसे कुछ उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहला उद्देश्य ये है बाल अध्ययन का, मतलब कि बालक में परिवर्तन कब हुआ, किस रूप में हुआ, इस बात का पता लगाना। दूसरा उद्देश्य होता है बाल अध्ययन का ये कि बालक में परिवर्तन किस कारण से हो रहे हैं या किस कारण से होते हैं, ये बात पता लगाना। तीसरा बाल अध्ययन का उद्देश्य ये है कि आयु वृद्धि के कारण से बालक के शारीरिक अनुपात, व्यवहार, रुचि और जो बालक के लक्ष्य होते हैं उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो उन्हीं परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है बाल मतलब अध्ययन में। तो एक प्रकार से इस उद्देश्य से होता है। चौथा उद्देश्य ये होता है बाल अध्ययन का कि बालक में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप बालक के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। पांचवा बाल अध्ययन के अंतर्गत आपको बता दूं कि बालक में हुए परिवर्तनों के कारण से भविष्यवाणी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, यह भी ज्ञात करने का उद्देश्य रखता है बाल मनोविज्ञान मतलब बाल अध्ययन। इसके अलावा छठवां बाल अध्ययन का उद्देश्य ये रहा है कि परिवर्तन सामान्य होते हैं या व्यक्तिगत मतलब अर्थात परिवर्तन सभी बालकों में समान रूप से होते हैं या अलग अलग बालकों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं या परिवर्तनों में भिन्नता भी पाई जाती है, तो इस बात का पता लगाना भी उद्देश्य रहा है बाल अध्ययन का। तो बाल अध्ययन के सारे उद्देश्य हैं, बड़े ध्यान से आप इनको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे मेरे कहने से, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ इनको लिखते हुए चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और परीक्षा के जब अंत समय आएगा तो आप आसानी से क्या कर सकती हो, आप आसानी से अपना प्रैक्टिस कर सकती हो बड़े अच्छे तरीके से। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो ये हो गया एक प्रकार से आपका बाल अध्ययन के उद्देश्य। अगला प्रश्न है नवजात काल का अर्थ और परिभाषा दीजिए। नवजात काल का क्या अर्थ होता है और क्या परिभाषा आप दे सकती हैं, बताने का प्रयास करेंगे। नवजात काल का मतलब क्या होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हो। नवजात काल को अंग्रेजी में क्या बोलते हो, फटाफट से बताएं। नवजात को क्या बोलती हो, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हो बताने का प्रयास करेंगे। नवजात काल को आप क्या बोलती हैं या क्या बोलते हैं, फटाफट से बताएंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। नवजात काल, ओके, नवजात शिशु क्या बोलते हैं। नवजात काल जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसी को नवजात काल बोलते हैं, बिल्कुल। नवजात काल यानी जिसको आप इन्फेंसी अंग्रेजी में बोलते हैं, वो क्या होता है बताएं। कब से कब तक के समय को नवजात काल बोलते हैं, बताएं सभी लोग फटाफट से। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए मैं बताता हूँ नवजात काल के बारे में आपको। नवजात काल की अगर बात करें तो जन्म के तुरंत बाद से शुरू होता है ये। जैसे आपने जन्म लिया तुरंत से मतलब शुरू हो गया आपका नवजात काल। और कब तक रहता है ये, एक प्रकार से खास करके आप देखते हैं एक छोटी सी अवस्था होती है। जन्म से शुरू करके 2 सप्ताह बाद समाज एक प्रकार से मतलब कि 2 सप्ताह के बाद समाज हो जाती है। और इस अवस्था में आप देखते हैं कि नवजात शिशु को माँ के गर्भ के अंदर से के संसार में स्वयं को समायोजित करना होता है। जैसे माँ के गर्भ में अभी तक बच्चा रहता है, उसके अंदर बाहर निकलता है, तो उसी अवस्था को बोलते हैं। हरलाक महोदय की अगर परिभाषा देखें ज़्यादा बेटर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हरलाक महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नवजात काल बोल सकते हैं आप, ठीक है, शैशवावस्था से पहले। कुप्पूर स्वामी कहते हैं, कुप्पू स्वामी की शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष होती है, ठीक है। तो चाहे इन्फेंसी बोलो, शैशवावस्था बोलो, नवजात काल भी आप बोल सकते हो। वैसे नवजात काल शुरुआत के 2 सप्ताह को एक प्रकार से लेकर के और एक प्रकार या 2 सप्ताह को छोड़ करके, तो एक प्रकार से और भी विद्वानों की परिभाषा देखते हैं, उसके बाद में क्लियर होगा। क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ है। ये कहते हैं कि शैशवावस्था औसतन जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक की इंद्रियां काम करने लगती हैं, जिससे बालक चलना और बोलना और रेंगना भी सीखता है। क्रो एंड क्रो का कथन है। इसके अलावा
जो है उन्होंने 2 वर्ष मतलब कि 2 काल बताया कि एक तो आहार नाल कटने से पहले की अवस्था जन्म से 20 मिनट तक, दूसरी अवस्था आहार नाल कटने के बाद का समय जन्म से 30 दिन तक का समय। एक प्रकार से अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। तो कुल मिलाकर के जन्म के बाद 15 से 20 मिनट तक का वह समय जब बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है, इस अवस्था के बाद आहार नाल कटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। यहीं से उसके समायोजन का समय आरंभ हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शिशु की नाभि से आहार नाल के गिरने के साथ ही बालक के आरंभिक समायोजन समाप्त हो जाते हैं, किंतु शारीरिक विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार बालक जो होता है जब अपने जन्म के भार को पुनः ग्रहण कर लेता है तभी मतलब उनके समायोजन की पूर्ति समझनी चाहिए। कुल मिलाकर के नवजात काल को समायोजन की अवस्था यानी कि एक प्रकार से द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में शिशु माँ के गर्भ के आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में समायोजन करने का प्रयत्न करता है। उसी समायोजन की अवस्था को हम बोलते हैं खास करके नवजात काल या शैशवावस्था, मतलब कि एक प्रकार से, ठीक है। शैशवावस्था उसके बाद प्रारंभ होती है नवजात काल के, खास करके नवजात काल जो होता है खास करके आप देखते हैं जब समायोजन की अवस्था, इसीलिए इसको बोलते हैं शुरू का एक प्रकार से, जैसे लगभग 2 सप्ताह बोले, जैसे कि अगर खास करके बोले जन्म से आरंभ से लेकर के 2 सप्ताह तक जो है एक प्रकार से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एक प्रकार से ये होता है नवजात काल आपका। क्लियर? तो ये हो गया आपका। आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आ चुके हैं खंड बा से। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। आप देखते हैं 8 प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से केवल 5 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है भाई आपका, पहला प्रश्न क्या है, सामाजिक विकास का अर्थ और परिभाषाएं समझाइए। सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होती है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक विकास की बात किया तो बालक के जीवन में इसका बड़ा महत्व है सामाजिक विकास का, ठीक है। सामाजिक विकास के माध्यम से क्या होता है कि बालक में उन सभी गुणों का विकास होता है जो किसी सभ्य एवं सामाजिक व्यक्ति के व्यवहार में पाया जाता है, और इसके विकास के द्वारा बालक में क्या होता है, धीरे धीरे सामाजिक व्यवहार संबंधी जो परिपक्वता होती है वो आती जाती है। और इसी कारण से कहा जाता है कि जिसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है उसमें अन्य लोगों के साथ रहने के अतिरिक्त मिलजुल कर कार्य करने की भी प्रवृत्ति प्रदर्शित होती रहती है, ठीक है। यानी सामाजिक विकास की बात की जाए तो सामाजिकरण की एक प्रकार से प्रक्रिया होती है जो कि क्या करती है, सोशलाइजेशन होता है। बच्चे का अगर आप सोशलाइजेशन नहीं करते, मतलब कि अगर समाज से उसको बाहर हम फेंक दें, मान लेते हैं कोई बच्चा जन्म लिया और उसको उठा करके हम जंगल में जा करके रखाएं और किसी कारण से बस से बच्चा जो है जिंदा रह जाता है, समाज के संपर्क में बच्चा ना आए, उसको केवल उसका आहार दिया जाए, उसको जिंदा रखा जाए, लेकिन समाज के संपर्क में बच्चे को ना लाएंगे तो ना वो बोलना जान पाएगा सही तरीके से, ना वो एक प्रकार से सही तरीके से चलना उठना बैठना या मनुष्य के जो तौर तरीके होते हैं उसको नहीं जान पाएगा। तो एक प्रकार सामाजिक विकास जो होता है वो समाज में ही होता है। समाजीकरण की एक प्रक्रिया होती है, समाज शास्त्र में आपको पढ़ाया जाता है। समाजीकरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, बालक को समाज में रहने के लिए तैयार करती समाजीकरण की प्रक्रिया। क्योंकि क्या होता है, समाजीकरण के द्वारा क्या होता है कि बालक विभिन्न सामाजिक नियमों को जानता है, रीति रिवाजों को समझता है, संस्कृति को जानता है और सामाजिक जो गुण होते हैं उनको सीखता है। तो एक प्रकार से जो अपने आसपास के लोग होते हैं उनसे परिचित होता है, अपने जीवन के मूल्यों को जानता है, अपने गोल्स यानी लक्ष्यों को पहचानता है। तो इस प्रकार से बालक के भीतर सामाजिक गुणों और व्यवहारों की उत्पत्ति ही सामाजिक विकास कहलाती है। ये बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सामाजिक विकास का मतलब समझ में आया? बिल्कुल। सोशल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट की परिभाषा को देते हुए चाइल्ड महोदय कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं 1950 में परिभाषा दी इन्होंने, कहा कि सामाजिक विकास के बारे में इन्होंने कहा कि सामाजिक विकास वह प्रक्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह के आदर्शों के अनुरूप वास्तविक व्यवहार विकसित होता है। जैसे मान लेते हैं आप किसी समाज में पैदा हुए तो उस समाज का जो व्यवहार है, उस समाज का जो रीति रिवाज है, कल्चर है, सभ्यता है, उसको आप धीरे धीरे करके उसी समाज के लोगों के द्वारा जो आपके संपर्क में आते हैं आप उनसे सीखते हो, ठीक है। ये होता है आपका सामाजिक विकास। हरलाक महोदय कहते हैं 1978 में इनकी परिभाषा आई, ये कहते हैं कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अर्जन सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये हो गया एक प्रकार से मोटी मोटा आपका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चे का सामाजिक विकास ना हो तो बच्चा एक प्रकार से पशुवत रहेगा। क्लियर? यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया के बिना कोई बच्चा क्या होगा, पशु के समान होगा। ये क्लियर होगी बात। अगला प्रश्न है आपका, गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं संक्षेप में समझाइए।
प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रश्न बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो है गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं संक्षेप में बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, गर्भकालीन अवस्थाएं जो है संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। जो गर्भकालीन अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करना है। कौन सी एक प्रकार से अवस्थाएं होती हैं गर्भकालीन विकास की, गर्भकालीन विकास जब होता है उसमें कितनी अवस्थाओं के माध्यम से विकास होता है, ये थोड़ा सा बताने का प्रयास। एग्जाम में ये प्रश्न आपसे आ सकता है। तो खास करके अगर बात की जाए जो है गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं की, तो चूंकि आप देखते हैं भ्रूण का विकास एक सतत प्रक्रिया होती है जो कि डिंब से लेकर के पूर्ण विकसित शिशु के निर्माण तक गर्भ में ही चलती रहती है। और कुछ विद्वान तो गर्भकाल के विकास को 5 अवस्थाओं में बांटते हैं, ठीक है, परंतु हम गर्भकाल में हो रहे इस विकास को मुख्य रूप से 3 प्रकार से ही बताने का प्रयास करेंगे आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। 5 तरीके से जिन विद्वानों ने बताया है उस पर आलोचनाएं भी हुई हैं, इसीलिए उनको समझना उतना सही मतलब कि सही नहीं होगा आपकी परीक्षा के दृष्टि से। जबकि अगर 3 तरीके के बताऊं तो आप लिखेंगे कि गर्भकालीन विकास की वैसे तो 5 अवस्थाएं होती विद्वानों ने बताई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली अवस्था होती है डिंबावस्था या बीजावस्था जिसको आप कहते हैं, जिसको आप जाइगोटिक स्टेज या फिर पीरियड ऑफ ओबम बोलते हैं, ठीक है। तो पीरियड ऑफ ओबम या फिर एक प्रकार से जायोटिक स्टेज जो होती है, डिंबावस्था या बीजावस्था जो होती है, ये क्या होता है, जिस दिन क्या होता है जो शुक्राणु होता है और एक प्रकार से शुक्राणु एवं डिंब के संभोग से क्या होता है गर्भ की स्थिति होती है, तब से लेकर के दूसरे सप्ताह के अंत तक की जो अवस्था होती है उसी को क्या बोलते हैं, बीजावस्था बोलते हैं। जब स्त्री और पुरुष में क्या होता है जो एक प्रकार से सेक्स की क्रिया होती है उसके दौरान जो होता है एक प्रकार से जो शुक्राणु होता है पुरुष का वो डिंब में एक प्रकार से प्रवेश करता है जो महिला का होता है, तो उसमें जाकर के मिल जाता है और इसी क्रिया को हम जो है डिंबावस्था एक प्रकार से बीजावस्था बोलते हैं। मतलब इस क्रिया को नहीं बोलते, इस क्रिया को तो एक प्रकार से आप जो मैंने पहले क्रिया बताई थी गर्भाधान, गर्भाधान की प्रक्रिया जो मैंने बताई थी वही होता है। क्या होता है कि जब स्त्री अंडाणु के पास जो है पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो पहुंच जाता है और एक प्रकार से उसकी जो बाह्यतम जो सुरक्षात्मक परत होती है वो अंडाणु की उसको तोड़ देता है और केंद्रक से संबंध स्थापित कर लेता है, इस प्रक्रिया को गर्भाधान कहते हैं, ठीक है। गर्भाधान की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो अंडाणु से खास करके शुक्राणु का संयोग होता है मिलता है। दूसरी अवस्था क्या होती है, दोनों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं जिससे गर्भाधान की क्रिया संपन्न हो जाती है और इस प्रकार से बच्चे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि डिंबावस्था या बीजावस्था उसी अवस्था को कहते हैं जब क्या होता है गर्भाधान की क्रिया शुरू होती है, यानी शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु के केंद्रक दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और एक प्रकार से क्या होता है यहाँ से लेकर के और जब मिलते हैं और उससे वहाँ से प्रारंभ होकर के 2 सप्ताह यानी कि लगभग 14 दिन तक का जो समय होता है ये, यानी कि जब एक प्रकार से वो चीज़ें मिली यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक मिल गए आपस में और वहाँ से लेकर के 2 सप्ताह तक के समय के जो अवस्था होती है उसको डिंबावस्था या बीजावस्था कहते हैं। ये गर्भकालीन की पहली अवस्था होती है, गर्भावस्था की पहली अवस्था। गर्भावस्था की दूसरी अवस्था होती है भाई, दूसरी अवस्था क्या होती है मेरे भाइयों बहनों, दूसरी अवस्था होती है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था की अगर बात की तो इसको क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ एम्बायरो, ठीक है। पीरियड ऑफ एम्बायर की बात की जाए तो इस अवस्था में क्या होता है बीज से भ्रूण बन जाता है, यानी कि जो बीज एक प्रकार से पुरुष का महिला के शुक्राणु में प्रवेश मतलब कि महिला के अंडाणु में गया है उसके केंद्रक से मिला है उसका शुक्राणु, तो एक प्रकार से वो बीज स्वरूप पहले होता है, उस बीज से क्या होता है भ्रूण बन जाता है, एक बच्चे का थोड़ा थोड़ा आकार लेने लगता है। तो भ्रूणावस्था दूसरे सप्ताह से लेकर के आगे जो 6 सप्ताह तक यानी लगभग 4 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है दूसरे सप्ताह से लेकर के 6 सप्ताह तक के बीच की अवस्था इसी को बोलते हैं भ्रूणावस्था। तीसरी अवस्था जो होती है गर्भाकालीन अवस्था में वो होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था या गर्भावस्था जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ जो है फ्यूटस जिसको आप बोलते हैं। यह अवस्था क्या होती है दूसरे मास से जो है के अंत से लेकर के शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था जो होती है इसी को कहते हैं और इस अवस्था का विचलन 18 से 40 सप्ताह तक होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो है 1 सप्ताह तो वही होगा मतलब कि 1 महीना हो जाता है आपका भ्रूणावस्था तक ही कंप्लीट होते हुए, दूसरे महीने से लेकर के और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है उस तक एक प्रकार से लगभग 40 सप्ताह हो जाता है। तो एक प्रकार से वही से 18 से 40 सप्ताह तो उसी को बोलते हैं हम गर्भावस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था। क्लियर? तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं गर्भावस्था की। क्लियर? मैंने आपको समझा दी। आपको यहाँ पर समझने के लिए एक प्रकार से सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न है, कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से उसको समझा पाएंगे या पाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका,
अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, अभिवृद्धि या विकास में क्या अंतर होता है, इसको समझाने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है। क्या आखिरकार जो है अंतर क्या होता है किसमें भाई। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अभिवृद्धि और खास करके किस में अंतर पूछ रहा है, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, बताएं सभी लोग, जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करेंगे। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। ओके, चलें बताएं। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, बिल्कुल। चले, वृद्धि या अभिवृद्धि की बात की जाए और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ अलग शब्द है, यानी ग्रोथ माने अभिवृद्धि या वृद्धि बोलते हैं, डेवलपमेंट को विकास बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है यही पूछा गया है। पहला अंतर लिखेंगे आप सभी लोग कि जो वृद्धि होती है या अभिवृद्धि होती है उसकी शुरुआत विकास के बाद होती है। ठीक है, जबकि विकास की बात की तो प्राणी में विकास पहले होता है। ठीक है, और विकास के बाद में क्या होती है, वृद्धि शुरू होती है। तो पहले विकास होता है प्राणी में, उसके बाद में फिर वृद्धि होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर ये होता है कि वृद्धि मूर्त होती है, यानी कि वृद्धि को हम देख सकते हैं, वृद्धि शरीर में दिखाई पड़ती है, जबकि विकास जो होता है अमूर्त होता है। विकास को आप ना तो देख सकते हो ना तो छू सकते हो। विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो एक क्रिया होती है। डेवलपमेंट क्या होता है, वृद्धि भी क्रिया है, लेकिन वृद्धि दिखने वाली क्रिया है। ठीक है, वृद्धि को आप देख सकते हो, मूर्त होती है। ठीक है, जबकि विकास जो होता है अमूर्त होता है। तीसरा अंतर ये होता है कि वृद्धि गर्भाधान से लेकर के परिपक्व अवस्था तक होती है, जबकि विकास जो होता है किसी भी जीवित प्राणी में गर्भाधान से लेकर के जीवन जब तक उसका रहता है तब तक चलता रहता है उसका विकास। तो विकास जीवन से मतलब कि पैदा होने से पहले से लेकर के जब तक आप गर्भाधान प्रक्रिया हुई है उस वहाँ से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है विकास, जबकि वृद्धि जो होती है वो गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक आपके शरीर की वृद्धि या अभिवृद्धि होती है। क्लियर। एक प्रकार से अगला अंतर क्या होता है, अगला अंतर होता है, चौथा अंतर आप लिखेंगे, वृद्धि जो होती है मापनीय होती है, क्योंकि इसमें परिवर्तन जो होते हैं परिमाणात्मक होते हैं। आकार, वजन, लंबाई, इन सभी को हम माप सकते हैं, कितने आकार का बच्चा हो गया है, कितना वजन है, कितनी लंबाई है। लेकिन विकास जो होता है इसको हम नहीं माप सकते हैं, आप मापनीय होता है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है परिवर्तन गुणात्मक रूप से होता है, मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता है। क्वालिटी में परिवर्तन होता है, क्वालिटी में बढ़ोतरी होती है, न कि क्वांटिटी में बढ़ोतरी होती है, क्वालिटी में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और क्वालिटी को एक प्रकार से अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक विकास को दिखाती है, जबकि जो विकास होता है वो क्या करता है, वो एक प्रकार से क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर। पांचवा अंतर आप लिख सकते हो, पांचवा अंतर क्या है वृद्धि और विकास में। पांचवा अंतर यह है कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं, यानी शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वही होते हैं वृद्धि, जबकि विकास की बात की तो विकास के अंतर्गत शरीर में भी विकास हो उसको भी विकास बोलेंगे, मानसिक विकास यानी मन में विकास हो मतलब मानसिक विकास हो वो भी, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये तमाम प्रकार के विकास, इन सभी में क्या होता है संवेगात्मक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, शारीरिक परिवर्तन हो, ये सब विकास कहलाते हैं। क्लियर। तो एक प्रकार से अभिवृद्धि और विकास में जो आपके मन में एक प्रकार से जो ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है इनमें जो एक प्रकार संदिग्धता थी वो शायद आपकी खत्म हुई होगी। इस एक प्रकार से चीज़ों को समझने के बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा हर एक पॉइंट। अगला प्रश्न क्या है आपका, पाक क्रियाओं का पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पाक क्रियाओं का प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, आपसे कह रहा है कि पाक क्रियाओं का, पाक क्रियाएं मतलब जो पकाने की जो विधि होती है, पकाने की जो क्रिया होती है वो आपसे पूछ रहा है कि जो पाक क्रियाएं होती हैं, पकाने की जो क्रिया होती है उसका पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दूं कि जो बहुत सारे भोज्य पदार्थ होते हैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, ये सब भोज्य पदार्थों को खाने के योग्य बनाने की क्रिया को हम पाक क्रिया कहते हैं। क्लियर। और यह स्वाद, पाचन गुण और संरक्षण की अभिवृद्धि करती है पाक क्रिया। कुछ तत्वों को पकाने के एक प्रकार से आप देखते हैं, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि प्रोटीन की बात की जाए तो मांस जो है पकने के पश्चात सुपाच्य हो जाता है, और उबला हुआ दूध कच्चे की अपेक्षा अधिक पाचक होता है। अगर कच्चा दूध पिएंगे तो कम पाचनशील होगा, पाचन तंत्र भी गड़बड़ हो सकता है। जो मांस होता है अगर कच्चा खाएंगे तो फिर पचने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर उसको हम पका करके खाएंगे तो सही तरीके से एक प्रकार से वो पच जाएगा, क्योंकि अमाशय में क्या होता है रेनिन एंजाइम उस पर एक प्रकार सरलता से कार्य कर सकता है पके हुए भोजन पर, इसलिए प्रोटीन एक प्रकार से सही तरीके से क्या होता है खत्म हो जाता है, प्रोटीन एक प्रकार से पच जाता है। इसके अलावा दूसरा एक प्रकार से प्रभाव ये है कि कार्बोज पर क्या प्रभाव पड़ता है,
श्वेत सार वाले पदार्थ यानी जैसे चावल हो गए, आटा हो गया, आलू हो गया, इन सबको जब पकाया जाता है तो स्टार्च के जो कण होते हैं फूल करके नरम हो जाते हैं और इस पर टाइलिन एंजाइम अपनी क्रिया करने में सफल हो जाता है। और जब टाइलिन जो एंजाइम होता है टाइलिन, वो जब क्रिया कर लेता है तो वानस्पतिक भोज्य पदार्थ पकाने पर अधिक पाचनशील बन जाते हैं। और जैसे उबली पत्ता गोभी हो गई, गाजर हो गया, कच्चे की अपेक्षा ज़्यादा एक प्रकार से जब पकाने के बाद में ज़्यादा सही तरीके से पच जाते हैं, सुपाच्य हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी पाक क्रियाओं पर एक प्रकार से पोषक तत्वों का प्रभाव होता है। तीसरी बात ये होती है कि वसा जैसे कि जो घी होती है, अगर आप घी को अधिक गर्म कर देते हैं तो वह भारी हो जाता है। किसी ने कहा भी है कि घी जले तेल सो और तेल जले सो घी, अतः घी को अधिक गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें जो है घी में क्या होता है, एक्रोलीन नामक पदार्थ पाया जाता है। और जो कि क्या होता है, जब आप ज़्यादा गर्म कर देते हो तो धुएं के साथ क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, जो कि क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, मक्खन को गर्म करने पर उसका विटामिन ए भी नष्ट हो जाता है, इसीलिए मक्खन को ज़्यादा गर्म भी नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो इस चीज़ सारी चीज़ें आप समझ लो। चौथी बात इसमें आप ये लिख सकते हो, पाक क्रियाओं के पोषक तत्वों पर प्रभाव। चौथा प्रभाव ये है कि लवण, जैसे कि जो लवण होते हैं, जब सब्जी को उबालते हैं आप, वो पानी फेंक देते हैं उसका, तो उसका लवण जो होता है निकल जाता है। दूध में लोहा नहीं होता है। ठीक है, इसी में आप देखते हैं इसको जो है कढ़ाई जो होती है उसमें उबालना गुणकारी होता है दूधों को। अगर दूध आप जो है क्या करेंगे, कढ़ाई में उबालेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको अच्छा लगेगा। तो एक प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप एक प्रकार से उसको और भी अलग तरीके से करते हैं तो उसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो पूरी प्राप्त होगी आपको। ठीक है, उसमें उबालने से तो तमाम सारी चीज़ें होती हैं। और अच्छा, जल में पकाने पर क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा दुगुनी हो जाती है। साग सब्जियों को कढ़ाई में पकाने पर लौह तत्व तो एक प्रकार से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो ये सब भी जरूरी होता है। पांचवी बात ये है कि विटामिन की बात की है तो विटामिन सी पकाने पर नष्ट हो जाता है, तो ऐसे पदार्थों को कच्चा ही खा लेना चाहिए जो कि एक प्रकार से जैसे विटामिन सी पाए जाते हों। क्लियर? तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। क्लियर हो गई होंगी बातें लगभग। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर, उत्तम पोषण एवं कुपोषण के लक्षणों में क्या अंतर होता है। उत्तम पोषण और कुपोषण के लक्षणों में क्या अंतर होता है, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। उत्तम पोषण और कुपोषण में क्या अंतर होता है। तो उत्तम पोषण की बात की जाए, पहला अंतर आप लिखेंगे, उत्तम पोषण जो होता है, संक्रामक रोग होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है उत्तम पोषण करने से। जबकि कुपोषण की बात की जाए तो कुपोषण जो होता है, संक्रामक रोग होने की संभावना कुपोषण में ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये होती है कि उत्तम पोषण जो होता है, भूख तथा पाचन क्रिया उत्तम रहती है, इससे अच्छी रहती है। जबकि कुपोषण से क्या होता है कि भूख कम हो जाती है, अधिकतर अपाचन रहता है। तीसरी बात ये है कि जो है उत्तम पोषण करने से शारीरिक कार्य करने में थकावट कम महसूस होती है आपको, अच्छा भोजन करने से, उत्तम भोजन करने से। जबकि कुपोषण करने से शारीरिक कार्य करने में आपको थकावट महसूस होने लगती है। चौथा अंतर आप ये लिख सकते हो कि उत्तम पोषण करने से क्या होता है, श्लेष्मा झिल्ली का रंग जो होता है गुलाबी होता है। जबकि कुपोषण करने से क्या होता है, श्लेष्मा जो झिल्ली होती है उसका रंग एक प्रकार से कुछ भी नहीं हो जाता, रंग खत्म हो जाता है। पांचवा अंतर ये आप लिख सकते हो कि उत्तम पोषण जो होता है, शरीर का आकार, शरीर का भार, शरीर की लंबाई, शरीर का अनुपात जो क्या करता है, और जो है पूर्ण रूप से उम्र के अनुरूप, यानी जिस हिसाब से आपकी उम्र होती है उसी हिसाब से वृद्धि होती है आपकी। जबकि कुपोषण क्या करता है, व्यक्ति का अधिक भार या कम भार कर देता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है इससे, कुपोषण से। इसके अलावा छठवां अंतर ये होता है कि उत्तम पोषण करने से आंखों में ताजगी और बाल चमकीले व मुलायम होते हैं। जबकि कुपोषण करने से क्या होता है, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं और बाल अधिक झड़ने भी लगते हैं। ठीक है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं इसका मतलब है कि आपका भोजन सही नहीं है, कुपोषण आप कर मतलब कि एक प्रकार से भोजन अच्छा आप नहीं कर रहे हो। क्लियर? तो तमाम सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताई समझ में आ रही है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न है, भोजन के वर्गीकरण को संक्षेप में समझाइए। भोजन के वर्गीकरण के बारे में आपसे पूछ रहा है, भोजन के कितने प्रकार होते हैं, आपसे ही पूछ रहा है, भोजन के वर्गीकरण को संक्षेप में समझाइए। भोजन की बात की जाए तो भोजन जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। अगर बात करूँ मैं पहले आधार की, तो पहला आधार पोषक तत्वों के आधार पर अगर भोजन को बांटे हम कि पोषक तत्वों के आधार पर भोजन कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषक तत्वों के आधार पर भोजन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। दूसरे वसा युक्त भोज्य पदार्थ, जिसमें वसा होती है ऐसे भोजन।
तीसरे जिसमें प्रोटीन होती है वो भोजन यानी प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। चौथे जिसमें खनिज होते हैं तो खनिज युक्त लवण युक्त भोज्य पदार्थ। पांचवें भोजन कौन से होते हैं, जिनमें विटामिन होती है यानी विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ। तो ये हो गए आपके पोषक तत्वों के आधार पर भोजन के प्रकार। जबकि बात की जाए अगला आधार क्या हो सकता है भोजन के वर्गीकरण में, अगला दूसरा आधार जो है, जैसे कि अगर कार्य के अनुसार अगर भोजन की बात की है तो कार्य के अनुसार भोजन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है निर्माणकारी भोजन, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है शक्तिवर्धक ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजक, ऐसे भोजक जो कि क्या करते हैं शरीर को ऊर्जा देते हैं। पहला भोजन कौन मैंने बताया सब, पहला बताया था निर्माणकारी भोजन, शरीर के एक प्रकार से शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। तीसरा भोजन क्या कौन सा होता है, जो कि नियामक या सुरक्षात्मक भोजन, यानी जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं उस प्रकार के भोजन। तो ये 3 प्रकार के भोजन, मतलब कि 3 प्रकार के भोजन हो गए कार्य के अनुसार। क्लियर। इसके अलावा अगला जो आपका आधार है तीसरा आधार, उसकी बात किए तो उसके अनुसार भोजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका वनस्पति जगत से जो भोजन हमको मिलता है यानी वनस्पतियों से वो भोजन। दूसरा जो हमको मिलता है किससे भाई, जो हमको मिलता है पशु जगत से, यानी जो मांस मछली इत्यादि होता है यानी पशुओं से जो भोजन हमको मिलते हैं वो भोजन। और एक हमको शाकाहारी भोजन यानी जो शाक सब्जियों से या पत्ते वनस्पति जगत से मिलते हैं। तो एक प्रकार से ये भोजन का वर्गीकरण हो गया। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी एवं श्वेत रक्त कणों यानी कि डब्ल्यूबीसी, इनमें क्या अंतर होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फटाफट से इसको भी जान लीजिएगा कि आखिरकार जो है लाल रक्त कण और एक प्रकार से श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या अंतर होता है, इन दोनों कणों में क्या अंतर होता है। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से देखिएगा। लाल रक्त कणों की अगर बात की जाए, लाल रक्त कण की, तो इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण से इनका रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की अगर बात की तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्लियर। दूसरा अंतर ये है इन दोनों का, जो आरबीसी यानी लाल रक्त कण होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं, जबकि एक प्रकार से श्वेत रक्त कण जो होते हैं ये आकार में सामान्यतः बड़े होते हैं लाल रक्त कणों की अपेक्षा। तीसरा अंतर ये होता है लाल रक्त और श्वेत रक्त कणिकाओं में कि जो लाल रक्त कण होते हैं इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी होती है यानी कि जो है श्वेत रक्त कण होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, श्वेत रक्त कण में केंद्रक पाया जाता है। चौथा अंतर ये है इन दोनों में, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका में या कणों में, कि मैं शॉर्ट फॉर्म में जो लाल रक्त कणिका है उसको मैं आरबीसी बोलूँगा और उसको मैं श्वेत रक्त कण को एक प्रकार से क्या बोलूँगा डब्ल्यूबीसी बोलूँगा। ठीक है, वो कहने में थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ आरबीसी की, तो आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी का आकार निश्चित होता है जबकि डब्ल्यूबीसी का आकार परिवर्तनशील होता है। पांचवा अंतर ये है कि आरबीसी लाल रक्त कणों की संख्या जो होती है यानी आरबीसी की संख्या जो होती है अधिक होती है, जबकि जो श्वेत रक्त कण होते हैं यानी डब्ल्यूबीसी होती है उसकी संख्या कम होती है। छठवां अंतर आप ये लिखिएगा कि जो एक प्रकार से आरबीसी होती है इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। जो लाल रक्त कणिका होती है इसका जीवन कितना होता है 120 दिन का होता है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन होता है 1 या 2 दिन का होता है। क्लियर। और बात की जाए लाल रक्त कणिकाओं की, तो इनका एक प्रकार से ये एक ही प्रकार के होते हैं लाल रक्त कणिका, जबकि जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं ये एक प्रकार से क्या होती है कई प्रकार की होती हैं। और लाल रक्त कणिकाओं की बात की है तो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं ये ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करती हैं। ठीक है, ले आने जाने का काम करवाती हैं ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खास करके परिवहन का काम करती हैं लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं। जबकि जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और मतलब रक्षात्मक कार्य करते हैं जो डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन केवल करती है, जबकि जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करती हैं। क्लियर। तो ये सारे अंतर हो गए आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ऊतकों के कार्य लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ऊतकों के कार्य आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बताएं सभी लोग, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ऊतक कितने प्रकार का होता है और क्या पूछा गया आपसे, ऊतक कितने प्रकार का होता है और ऊतकों के कार्य लिखिए। चले फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई ऊतकों के बारे में। तो ऊतक की अगर बात की है तो ऊतक जो होते हैं, चूँकि अनेक कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह जो होते हैं उसी समूह को हम ऊतक यानी टिश्यू बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, जब तमाम सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, व्यवस्थित समूह जो होता है कोशिकाओं का उसी को ऊतक कहते हैं। ऊतक से अंग से अंगतंत्र ये तमाम सारी चीज़ें बनती हैं। वैसे ऊतक जो होते हैं कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला ऊतक होता है उपकला ऊतक,
दूसरा ऊतक होता है आपका संयोजी ऊतक, तीसरा जो ऊतक होता है उसका क्या नाम है, तीसरा ऊतक होता है पेशीय ऊतक, और चौथा ऊतक जो होता है भाई वो होता है तंत्रिका ऊतक। ठीक, क्लियर। तो ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। कौन कौन से ऊतक भाई? पहला ऊतक होता है उपकला ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशीय ऊतक, और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। ओके, शरीर में इसके कई सारे कार्य होते हैं ऊतकों के। देखिए, ऊतकों का कार्य पूछा होगा तो पहला कार्य ये होता है ऊतकों का कि कोशिकाएं जो होती हैं अति सूक्ष्म आकार की होती, छोटी छोटी होती हैं, और वे शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती हैं। और इन कार्यों को जो कोशिकाएं नहीं कर पाती हैं उनको सफलतापूर्वक कौन करते हैं? ऊतक करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऊतक का ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा कार्य ये होता है ऊतकों का कि ऊतकों की उपस्थिति के कारण से क्या होता है? श्रम का विभाजन होता है। अर्थात विभिन्न ऊतक जो होते हैं अपने अपने विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं। अलग अलग जो ऊतक होते हैं, पेशीय ऊतक अलग काम करता है, तंत्रिका ऊतक अलग तरीके से काम करता है, और उपकला ऊतक अलग तरीके से, संयोजी ऊतक अलग तरीके से। तो ये सब इसके कार्य होते हैं। तीसरा जो है एक प्रकार से कार्य ये होता है ऊतकों का कि ऊतक ही मिलकर के अंग बनाते हैं, और इससे क्या होता है? एक बड़े तथा विशिष्ट कार्य को करने में सहायता प्रदान होती है, यानी ऊतकों के द्वारा अंग या अंगक का निर्माण होता है। क्लियर। चौथा एक प्रकार से इसका कार्य ये होता है कि विभिन्न अंगों के मध्य कुछ ऊतक जो होते हैं संयोजन का कार्य करते हैं, जिसको आप संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, तो संयोजन का कार्य करते हैं। तो संयोजी ऊतकों की अगर बात की है तो संयोजन का कार्य करते हैं, जैसे कि रुधिर तथा लसिका विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने तथा लाने ले जाने का काम जो होता है, ये विशिष्ट कार्य करते हैं ऊतक ही। क्लियर। तो तमाम सारे कार्य जो होते हैं ऊतकों के द्वारा किए जाते हैं। अनेक ऊतक क्या करते हैं? अगला कार्य आप लिख सकते हो, पांचवा कार्य की अनेक ऊतक शरीर का विशिष्ट स्वरूप बनाने में सहायता करते हैं, जैसे कि कंकालीय ऊतक, पेशीय ऊतक, ये सब। क्लियर। तो कंकालीय ऊतक एक प्रकार से तंत्रिका, मतलब एक प्रकार जो पेशीय ऊतक होते हैं वो कंकालीय ऊतक यानी तंत्रिका ऊतक जिसको बोलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? शरीर के अंग का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से और भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं। कुछ ऊतक क्या करते हैं? शरीर की बाहरी वातावरण आदि से सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा करने में सहायता भी देते हैं, जैसे कि उपकला ऊतक जो होता है शरीर पर विशिष्ट आवरण बनाते हैं। तंत्रिका ऊतक बाह्य आघातों की सूचना मस्तिष्क को देते हैं, और उनके नियमन एक प्रकार से उसके कार्य करने के रूप में भी एक प्रकार से अंगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो एक प्रकार से ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक यही सब करता है। ठीक है, सुरक्षा करने के योग्य होता है। तो कहीं ना कहीं पे ऊतकों का एक प्रकार से बड़ा योगदान है शरीर में, और बिना ऊतकों के शरीर का एक प्रकार से कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी कि ऊतकों का बड़ा कार्य है, बड़ा महत्व भी शरीर में। क्लियर, सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। यानी लगभग आपने आज की वीडियो के माध्यम से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जान लिया। विस्तार से हर एक चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया। निश्चित तौर पर आपकी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं इनके बारे में आपको समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो इन प्रश्नों के उत्तर को मैं जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। बाकी इनके वीडियोज़ आपके चैनल पर मिलते रहेंगे। ओके, परेशान मत होइएगा उसके लिए। केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं खंडसा से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है, बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है कि जीवित कोशिका की रचना का चित्र बना करके उसके प्रत्येक भाग के कार्य का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न ध्यान रखेंगे। ओके, ये प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न पोषक तत्वों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। इस प्रश्न को जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ओके, पोषक तत्वों के बारे में। अगला प्रश्न है आपका पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार, मैंने आपको बताया भी होगा। ठीक है, तो तमाम सारी चीज़ें होती हैं। पोषक तत्वों के बारे में नहीं जानते क्या? पोषक तत्व जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। पोषक तत्वों के बारे में आपको सभी को पता होगा। पोषण एक प्रकार से जैसे कि खनिज हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया। ठीक है, एक प्रकार से विटामिन्स हो गई, और मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ठीक है, ये सब वसा, विटामिन्स, ठीक है, प्रोटीन, ये सब होते हैं मतलब पोषक तत्व। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, साथ ही इसका मूल्यांकन भी कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व को बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे एक प्रकार से संवेगों जो ऐसे तत्व या ऐसे कारक जो कि क्या करते हैं, ऐसे तत्व जो कि संवेगों के विकास को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आपको बताना। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बता दिया। निश्चित तौर पर आपका लगभग मॉडल पेपर समाप्त हुआ। अगर जो व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लिए होंगे
उनके लिए मैं बता दूं कि उनको कॉन्फिडेंस आया होगा। पूरे के पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो में समझने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया गया। आने वाले समय में आपको बता दूं कि एक महासंग्राम वीडियो भी मैं दूंगा, उसमें आपको एक ही वीडियो में पूरी की पूरी एक प्रकार से जो है होम साइंस समझ में आ जाएगी, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में खास करके पढ़नी है। पोषण के मूल तत्व और मानव विकास। आज की वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करी और निश्चित तौर पर ये प्रश्न ऐसे थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ओके, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मेहनत को समझिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, समाजशास्त्र का भी वीडियो आपके चैनल पर हो चुका है इसी प्रकार से, आप मतलब लिखित का आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का भी हमारे पेपर पड़ा हुआ है, 2022 वाला देखिए अभी, और बाकी मैं और देने का प्रयास करूंगा। ओके, इसके अलावा राजनीति शास्त्र का भी हमारे पेपर आ चुका है लिखित वाला, ये भी आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का भी आ चुका है, उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी का भी आ चुका है और प्राचीन इतिहास का भी आ चुका है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्राचीन इतिहास का 2 घंटे का वीडियो है ऑब्जेक्टिव का, उसको देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। और उसमें जो है दीर्घ मतलब जो लघु मतलब कि जो लिखित वाले हमारे भाई बंधु हैं, अगर प्राचीन इतिहास आपने लिया है तो उस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो बड़े अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्राचीन इतिहास में लगभग 2 घंटे की क्लास है, उसमें पूरा मैंने विस्तार से समझाया है, हर एक पहलू पर चर्चा करी है, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ, सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को टाटा बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा और एक प्रकार से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। शुक्ला एचडी पॉइंट आपको लगातार इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। धन्यवाद।